बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम आज चैप्टर 10 बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन में जो नया एसएलओ पढ़ने जा रहे हैं वो हमें कह रहा है हम लिस्ट करें थ्री डिस्टिंक्ट डोमेन्स को, यानी कि तीन जो डोमेन्स हैं इनको लिस्ट करें, इनटू विच जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, यानी ये आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं जहां हम तमाम लाइफ को ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं बिना बहुत डेप्थ और डिटेल में गए। ये जो हाईएस्ट कैटेगरी है इसे आप कहते हो डोमेन, और कार्ल वूस के काम के बाद ये तीन हो चुकी हैं। ठीक है, आप एसएलओ में क्लियरली इसको देख सकते हो कि उसने दो नहीं कहा, तीन कहा। इसका मतलब है कि जब आप थ्री डोमेन्स की बात कर रहे हो तो जैसा हमने पिछले एसएलओ के अंदर 5 की बजाय 6 किंगडम की बात की तो वो भी ठीक है। नॉलेज हमारे पास डोमेन्स ऑफ लाइफ है जो कि आपकी ब्रॉडेस्ट कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। कार्ल वूस को जरा डिटेल थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझ आए कि कार्ल वूस का काम इतनी अहमियत के हामिल क्यों है। ऐसा इसने क्या कहा और किस बुनियाद पे कहा कि हमें अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपडेट करना पड़ा। अदरवाइज साइंटिस्ट जो हैं वो सेटिस्फाइड हो चुके थे 5 किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। अब रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम है, जब वो पूरी लाइफ को डोमेन्स में अरेंज करता था तो वो दो डोमेन्स बना के हमें देता था, यानी कि सबसे ऊपर डोमेन्स, फिर नीचे किंगडम। डोमेन्स 2, किंगडम 5। दो डोमेन्स कौन कौन सी? एक था या एक डोमेन थी प्रोकैरियोटा या प्रोकैरियोट, और दूसरी डोमेन थी यूकैरियोट या यूकैरियोटा के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा कोई थर्ड डोमेन नहीं थी, जिस वजह से हमारे पास जब हम किंगडम लेवल पे आते थे तो 5 किंगडम बनते थे। अब कार्ल वूस ने आके क्या किया, इसने जो डोमेन प्रोकैरियोटा है और उसके अंदर किंगडम मोनरा है, इसके मेंबर्स को डिटेल से पढ़ना शुरू किया। और जब इसने उसको डिटेल से पढ़ा तो इसने कहा हमारे पास जो डोमेन लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, इसमें हमें चेंज करने की जरूरत है। हमें दो नहीं, तीन डोमेन चाहिए। तीन डोमेन्स का आइडिया इसके पास कैसे आया कि वो जो डोमेन प्रोकैरियोटा थी इसने उसको स्प्लिट कर दिया कि उस एक डोमेन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हमें दो डोमेन्स बनानी चाहिए, एक डोमेन को हम के डोमेन बैक्टीरिया और दूसरी डोमेन को हम के डोमेन बैक्टीरिया। और पुराने सिस्टम जहां पे दो डोमेन्स थी उसके मुताबिक जो सेकंड डोमेन थी यूकैरियोटा, उसका नाम रख दिया गया यूकैरिया। तो यूकैरियोटा से यूकैरिया होगी, और वो जो प्रोकैरियोटा डोमेन है वो स्प्लिट कर गई है डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया। अच्छा, हमने क्या किया, हमने डोमेन प्रोकैरियोटा के मेंबर्स में स्टडी करते वक्त कुछ डिफरेंसेस देखे। सिमिलैरिटीज तो है लेकिन कुछ बुनियादी डिफरेंसेस देखे जिस वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। अब डिफरेंसेस देखते वक्त ना एक बड़ा अहम काम था कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई पुरानी जीन ले। पुरानी जीन से मतलब है कि साइंस कहती है एवोल्यूशन हुई है। अब एवोल्यूशन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू साइंस कई हजारों सालों से चलता आ रहा है या शायद लाखों सालों से चलता आ रहा है। अब इस लाखों सालों के सफर में ना ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया है। जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया है तभी तो हम देखते हैं कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आती है, इतनी तरह के ऑर्गेनिज्म है। अब जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने का मतलब है कि हमारे पास ज्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन मिले उनके जेनेटिक मटेरियल से बहुत बदल चुका है। अब अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, आपको जेनेटिक मटेरियल में से वो पीस चाहिए, आसान अल्फाज में वो जीन चाहिए, डीएनए का वो जीन चाहिए जो आज भी तकरीबन वैसा ही है जैसे वो लाखों साल पहले था। मेरा पॉइंट पिक किया? अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने हैं तो आपके पास, या उनको जेनेटिकली अंडरस्टैंड करना है, तो आपके पास डीएनए का कोई ऐसा फ्रेगमेंट हो जो आज भी लाखों साल पीछे के ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के करीब तरीन हो, जिसमें कम से कम चेंज आया, जो इस एवोल्यूशनरी सफर में प्रिजर्व रहा हो, ज्यादा चेंज ना हुआ हो। उसके लिए फिर हमारे पास जो बड़ी कॉमन जीन आती है वो आती है राइबोसोमल आरएनए बनाने वाली जीन। याद है हमने और बायोकेमिकल कंपाउंड जो पढ़े चैप्टर 5 या चैप्टर 5, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, उनमें हमने डीएनए आरएनए पढ़ा। और जब आरएनए पढ़ा तो आरएनए की 3 टाइप्स ही पढ़ी, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल आरएनए। इनमें से राइबोसोमल आरएनए बनाने वाली जो जीन है ना, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये वो जीन है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्रॉस हमें नजर आता है, इसमें कम से कम चेंज आया है। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत कम चेंज हुई है, तकरीबन आप कहते हो ये प्रिजर्व रही है। अब अगर आप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की राइबोसोमल आरएनए वाली जीन को निकाल के उसका सीक्वेंस पढ़ते हो तो आप इनके बारे में जान सकते हो कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इनके राइबोसोमल आरएनए के जीन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब इनमें एवोल्यूशन हुई है, और ये सेम नहीं रहे, क्योंकि ये वो जीन है जो मिनिमम इफेक्ट हुई है। अगर ये भी चेंज आ रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी आ चुकी है, ये सेम नहीं है। कार्ल वूज ने ओवरऑल किंगडम या डोमेन यूकैरिया को भी पढ़ा, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप प्रोकैरियोटा डोमेन की बात करते हो तो इसने उसके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जब पढ़ा तो इसको पता लगा कि आपके पास जो राइबोसोमल आरएनए बनाने वाली जीन है इसमें फर्क आ चुका है। तमाम डोमेन प्रोकैरियोटा के मेंबर्स की ये जीन सेम नहीं है। इसका मतलब है कि वो सेम किंगडम के मेंबर्स नहीं है, उनमें बहुत वेरिएशन आ चुकी है। प्लस इसके साथ साथ इसने देखा कि इनके सेल के स्ट्रक्चर में भी चेंज है। जब आप जेनेटिक मटेरियल में चेंज जस्टिफाई कर देते हो ना, बाकी बातें इजी हो जाती हैं अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपका जेनेटिक मटेरियल ही है जिसने सेल का स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसमें केमिकल रिएक्शंस भी करने हैं और मल्टीपल उसके फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन वेरी करेगा। जब इसने ये चीज देख ली कि राइबोसोमल आरएनए की जीन वेरी करती है डोमेन प्रोकैरियोटा के मेंबर में, अब इसने जब उनके स्ट्रक्चर पढ़े तो इसने देखा सेल के स्ट्रक्चर्स में भी फर्क आ रहे हैं। तमाम जो डोमेन प्रोकैरियोटा के मेंबर हैं उनके स्ट्रक्चर 100% सेम नहीं है, जैसा कि अभी हमने पिछले एसएलओ में बात की कि इसने देखा कि जो डोमेन प्रोकैरियोटा के मेंबर्स की सेल वॉल है वो सब में सेम नहीं है। कुछ में आपके पास वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है जिन्हें आपने यू बैक्टीरिया कहा, बाकी में वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री को जब पढ़ा, यानी सेल में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को पढ़ा, तो वहां पे भी वाजिया फर्क नजर आया। इतने सारे एविडेंस की बेस पे इसने ये बात कही कि हमें डोमेन प्रोकैरियोटा को 2 अलग डोमेन्स में स्प्लिट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से इसकी बात को अहमियत दी गई। और जो डोमेन्स इसने बनाई प्रोकैरियोटा से वो थी डोमेन यू बैक्टीरिया और डोमेन आर्की बैक्टीरिया। ठीक, दोनों डोमेन्स के जो मेंबर्स हैं वो है प्रोकैरियोट्स ही। ठीक, और जो तीसरी डोमेन इसने रखी वो डोमेन यूकैरिया है, जिसके मेंबर्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिनमें आप देखते हो न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी है। ये आपके पास एक लाइफ ट्री बनता है जहां पे हम इन 3 बड़ी डोमेन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कि यहां हमारे पास कोई कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन हमने देखा कि विद टाइम वो वेरी कर गया। जब वो वेरी किया तो जो उसका एक डिसेंडेंट था वो आज के बैक्टीरिया बने। फिर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म था वो भी हिस्ट्री में एक टाइम आने पे स्प्लिट कर गया, उसमें भी डायवर्जन आ गई और उसके एंसेस्टर डिसेंडेंट में से एक
आर्की बैक्टीरिया बने। और जो दूसरे वाला था वो भी विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्पीशीज में बदलता गया और उसने आगे से फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स बनाए, लेकिन थे सब के सब, और प्रोटिस्टा बनाए, थे सब के सब यूकैरियोट्स, इसलिए हमने इनकी डोमेन यूकैरिया रख दी। तो इस तरह से हमारे पास 3 अलग डोमेन्स आई। अब हमने वन बाय वन हर डोमेन के कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, जैसे डोमेन आर्की, डोमेन यू बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। जब आप हर डोमेन के वो बुनियादी फीचर्स पढ़ोगे जो इनमें मुख्तलिफ हैं, तब आपको समझ आएगी कि कार्ल वूज ने डोमेन प्रोकैरियोटा को क्यों स्प्लिट किया और क्यों आज हम इसके दिए हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम समझते हुए 2 नहीं 3 डोमेन्स की बात करते हैं, 5 किंगडम्स नहीं 6 किंगडम्स की बात करते हैं। टाइम लेक्चर का कंप्लीट हो चुका है, इसे हमने कल यहां से स्टार्ट करके कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है वंस फॉर ऑल, क्योंकि ये वो चैप्टर और नॉलेज है जो आगे आपके ग्रेड 11 के साथ वर्टिकली लिंक कर रहे हैं। वहां हमारे पास इस एसएलओ पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे इन न्यू एसएलओस की सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा हो जाती है। वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, एक दफा स्लाइड्स पढ़ो, उनको पहले से ही अटेम्प्ट करो। कल हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।